हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। बात करते हैं इस लेक्चर में कि पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी में हंटिंग और गैदरिंग जो थी हम जानते हैं कि मेन एक्टिविटी थी। तो उनके हंटिंग एंड गैदरिंग के अलग अलग तौर तरीके क्या होते थे। अब ये टॉपिक आपको सुनने में ऐसा लग सकता है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप उनसे कह सकते हो कि सर, जब बात ही हो रही है हंटर और गैदरर्स की तो वो दो ही प्रकार की एक्टिविटी करेंगे। या तो वो हंट करेंगे जानवरों को, या तो जो आसपास उनके जो क्रॉप्स फूड फॉडर ये सब जो अवेलेबल है उसको वो गैदर करेंगे खुद के खाने के लिए, या फिर उन्होंने जो जानवर वगैरह इधर उधर घूमते हैं उनको देखेंगे वो, या उनको पालतू बनाएंगे कुछ कुछ आगे चलकर न्यूलिथिक एज तक, तो उनको वो खिला देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो बात चलो पेलियोलिथिक एज की हो रही है। तो अगर हम सिर्फ इंसानों की बात करें तो या तो वो हंट करेंगे या तो गैदर करेंगे। फिर हमें उनके लाइफ वेज के बारे में क्यों जानना है, तो यहाँ पर आपको एक यूनिक एनालिसिस मिलेगी, इसलिए इस टॉपिक को आपको जानना है। तो जो अलग अलग ज़िंदगी के जो नुमाइंदे थे पेलियोलिथिक एज के लोगों के, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में रह रहे थे, सबसे पहले तो ये था कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे ही प्लीस्टोसीन एज से आते हुए होलोसीन एज तक, यानी कि आइस एज से आते हुए वार्म एज तक, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती हैं तो इंसानों ने सबसे पहले तो अडेप्ट करना सीखा अपने आप को। अब जो पेलियोलिथिक एज के अंदर जो लोग थे उनके अंदर हम ना हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ जो आज एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि जो प्री हिस्टोरिक पेलियोलिथिक पीपल थे और जो कंटेम्प्रेरी जो प्रेजेंट टाइम के जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के जो लोग हैं उनके अंदर हमें कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन एथनोग्राफिक स्टडीज़ हमें ये कहती है, अगर हम पास्ट ह्यूमन एंसेस्ट्री को ट्रेस करें, पास्ट के इंसानों के बारे में अगर हम स्टडी करें, तो वो ये कहते हैं कि जो मॉडर्न हंटर्स एंड गैदरर्स हैं, अगर हम उनके साथ एक पैरेलल लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुराने ज़माने के हंटर्स एंड गैदरर्स का, तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसको हम बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर ड्रॉ नहीं कर सकते कि आज के हंटर एंड गैदरर्स का जो पैटर्न होता है वो प्री हिस्टोरिक के हंटर एंड गैदरर्स का सेम पैटर्न हुआ करता था, क्योंकि आर्कियोलॉजी ने ये हमें प्रूव कर रखा है और हमारे सामने बहुत सारे कुछ पैरेलल कंक्लूजन्स भी निकल कर आती हैं। लेकिन बहुत सारी कंक्लूजन्स ऐसे भी हैं जो कि हमें बताती हैं कि आज के ज़माने के जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो हंटिंग एंड गैदरिंग पे रिलाई करती हैं अपने सबसिस्टेंस के लिए, उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्री हिस्टोरिक एज के जो लोग थे वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। तो प्री हिस्टोरिक एज के जो लोग थे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो शेल्टर्स में रहते थे, और उनके जो शेल्टर्स थे उनके एक प्रकार से आप घर मान लो, तो वो किन किन चीज़ों से बने होते थे। दे यूज टू लिव इन द शेल्टर्स मेड अप ऑफ रॉक, ब्रांचेस, ग्रास, लीव्स और रीड्स। ठीक है, पतली पतली लकड़ियों का टहनियों का इस्तेमाल करके वो अपने शेल्टर्स को बनाते थे, उसमें रहते थे। अब हमें दो प्रकार की सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं। कुछ जो होती हैं उसको नाम दिया जाता है एज परमानेंट सेटलमेंट्स, ठीक है, जहाँ पर लोग परमानेंटली रहते थे। और कुछ जो सेटलमेंट्स हैं उनको नाम दिया जाता है टेम्पररी कैंप साइट्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। परमानेंट सेटलमेंट्स के अंदर इंसान काफ़ी, परमानेंट सेटलमेंट मतलब ऐसी साइट्स को कहा जाता है जहाँ पर इंसान स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिविटी तो करते थे। अब स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिविटी तो वो टेम्पररी कैंप साइट्स के अंदर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो ज़्यादा रुकते थे। अब यहाँ पर जो हैबिटेशन साइट्स हैं जहाँ पर इंसानों के ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं कि वो ज़्यादा लंबे समय तक रुके हुए थे, तो दीज आर साइट्स लाइक भीमबेटका, इसको एक परमानेंट सेटलमेंट की साइट माना जाता है, और हंगसी। यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली इंसान सेम प्रकार की एक्टिविटीज़ जनरेशन बाय जनरेशन सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज करते रहे और काफ़ी लंबे समय के लिए इन रीजन्स के आसपास वो रुके थे, जो कि आज के समय का जिसको हम भीमबेटका कहते हैं और हंगसी कहते हैं। दूसरी जो साइट्स है जिसको हम टेम्पररी कैंप साइट्स कहते हैं, यहाँ पर लोग आते थे, रहते थे साल में कुछ टाइम तक, फिर यहाँ से चले जाते थे। ठीक है,
यहाँ पर जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती थी वो होती थी कि इन साइट्स को ऐसा बोला जाता है दे आर किल साइट्स या बचरी साइट्स, जैसे मतलब बुचरिंग जो एक्टिविटी होती है, जैसे जानवरों को आप मारते हो उनसे फूड प्राप्त करने के लिए, उनका फ्लैश स्किन मीट उसको प्राप्त करने के लिए। और कुछ साइट्स यहाँ पर फैक्ट्री साइट्स होती थी, जैसे इंसानों को कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक तरीके के स्टोन्स मिले, उन्होंने देखा इनकी यूटिलिटी है, इससे हम स्टोन टूल्स बना सकते हैं और उसको हम वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे भली वो एक्टिविटीज़ जानवरों का बचर करने के लिए, उनको काटने के लिए क्यों ना हो। तो कुछ जो फैक्ट्री साइट्स हैं वहाँ पर इतने अच्छी तरीके के स्टोन मिलते थे इंसानों को कि उससे वो स्टोन टूल्स बनाने के बारे में सोचते थे, तो वो उन साइट से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते थे। अब वो डिपेंड करता है कि जानवरों की संख्या या आसपास आप आपके आसपास कितने जानवर हैं, आसपास आपके कितने स्टोन्स हैं, आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं जो कि आपको उस साइट पर रुकवाने के लिए मजबूर करेंगी। क्योंकि पॉइंट सिंपल सा है कि अगर आप परमानेंट सेटलमेंट और टेम्प्रेरी कैंप सेटलमेंट के अंदर आप डिफरेंस देखना चाहो तो वो एक फैक्टर पर डिपेंड करता है और वो है रिसोर्सेज, या फिर अगर हम प्रॉपर तरीके से बोलें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। रिसोर्सेज जितने ज़्यादा अवेलेबल होंगे उतना ज़्यादा जो टाइम ड्यूरेशन होगा इंसानों के वहाँ पर रहने का वो बढ़ जाएगा। और रिसोर्सेज, जैसे रिसोर्सेज में हम यहाँ पर सिर्फ पत्थरों को नहीं गिन रहे हैं, जैसे कुछ फॉरेस्ट हो गए, वहाँ पर कुछ उनको गैदर करने के लिए कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जानवर अपने आप में एक रिसोर्सेज है जिसको वो मारकर खाएंगे। अगर उनकी संख्या किसी एक रीजन के अंदर कम है तो ऑब्वियसली बात है इंसान वहाँ पर कम टाइम बिताएंगे, वहाँ पर हो सकता है कि पूरी जनरेशन तक भी इंसान ना रुकें। तो इसके बेसिस पर, रिसोर्स अवेलेबिलिटी के बेसिस पर आप किसी साइट को क्लासिफाई कर सकते हो एज परमानेंट सेटलमेंट या फिर टेम्पररी कैंप साइट। ठीक है। अब जो बेसिक सोशल स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सोशोलॉजिकल एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिक सोशल स्ट्रक्चर जो था पेलियोलिथिक एज के हंटर और गैदरर्स का, वो बिल्कुल मिलता जुलता था, जिसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब वो बेसिकली हमें ऐसा प्रतीत होता था कि इंसान यहाँ पर अकेले नहीं रहते थे, या फिर जिसको आप एक आज एक फैमिली मानते हो कि एक फैमिली के अंदर 4-5 लोग होते हैं, 5-6 लोग होते हैं, वो ऐसे नहीं रहते थे। इंसान यहाँ पर रहते थे इन आ सोसाइटी जिसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं बैंड सोसाइटी। ठीक है। अब यहाँ पर राइटर आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये जो आज के जो मॉडर्न हंटर गैदरर्स होते हैं उनके बीच में और पेलियोलिथिक एज के जो हंटर गैदरर्स हैं उनके बीच में एक लिंक ड्रॉ करना है, तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए। क्योंकि पुराने ज़माने के अंदर पेलियोलिथिक एज के अंदर जो प्रीहिस्टोरिक लोग जो थे वो बैंड सोसाइटी के अंदर रहते थे, और आज के जो हंटर एंड गैदरर्स हैं वो बैंड सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा नहीं रहते हैं। रहते भी हैं, बैंड सोसाइटी ऐसा नहीं है कि वैनिश हो चुकी हैं, वो रहते हैं। जंगल के अंदर रहने वाले जो आदिवासी होते हैं, जो प्रॉपर छवि होती है आदिवासी की, वो ग्रुप बनाकर ही रहते हैं। लेकिन इस टाइम पर जो बैंड का जो स्ट्रक्चर था वो अलग था। जैसे आज के टाइम में हो सकता है किसी एक ट्राइबल सोसाइटी के अंदर जो लोग ग्रुप में झुंड में रह रहे हो वहाँ पर उनका एक लीडर हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, ठीक है, प्रॉपर परंपरा हो। लेकिन पेलियोलिथिक एज में कैसा हुआ करता था इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है जब हम बोल रहे हैं कि इंसान जो है पेलियोलिथिक एज के वो बैंड्स में रहते थे। बैंड्स एक स्मॉलर कम्युनिटीज को डिनोट करने के लिए टर्म यूज करा जाता है जहां पर लगभग 100 से भी कम इंसान होते हैं, मतलब 100 के आसपास होते हैं लेकिन 100 से कम होते हैं। ये जो बैंड्स होते हैं जो स्मॉल कम्युनिटी से स्मॉल लोग, मतलब नंबर ऑफ लोगों से बने हुए हैं 100 के आसपास लगभग, तो ये नोमैडिक हुआ करते थे कुछ काफ़ी हद तक। ठीक है। देवर मोबिल, दैट इज देवर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लिखा भी हुआ है देवर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इनका मूव करना एक जगह से दूसरी जगह वो जानवरों के मूवमेंट पर डिपेंडेंट था, क्योंकि इंसान अभी भी एग्रीकल्चर नहीं करना सीखे थे। तो जब वो एग्रीकल्चर करना नहीं सीखे थे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक जगह पर सेटल हो जाते थे, एंड दैट टू कि वो परमानेंटली सेटल हो जाए, ऐसा नहीं था। एनिमल्स की जो सीजनल अवेलेबिलिटी होती थी कि कौन कौन से सीजन में किस किस प्रकार के एनिमल्स उनको मिलेंगे, या फिर बेसिकली सीजनल अवेलेबिलिटी को छोड़कर आप ये भी कह सकते हो कि एक जगह पर एनिमल्स की
भरमार या उनकी मात्रा कितनी मिलेगी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज हमें ये चीज़ भूलनी नहीं है। हम हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं उन लोगों के पर्सपेक्टिव से जो लोग पेलियोलिथिक एज में रहते थे, प्री हिस्टोरिक एज में रहते थे। ठीक है, तो सीजनल अवेलेबिलिटी जो एनिमल्स की होती थी जिसको वो हंट करते थे, ठीक है, या फिर सीजनल अवेलेबिलिटी उन पेड़ पौधों की जिसको वो गैदर करते थे, जिनसे डिराइव प्रोडक्ट्स को वो गैदर करते थे, इस चीज़ के ऊपर एनिमल जो इंसान थे उनकी नोमैटिक लाइफ या उनकी जो मोबाइल लाइफ है, मोबाइल और नोमैटिक का मतलब एक ही मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये उस पर डिपेंड करता था। मेंबर जो होते थे बैंड के, ये सारी बातें प्री हिस्टोरिक एज की हो रही है दोस्तों। मेंबर जो होते थे बैंड के वो यूजली अपने आप से रिलेट करते थे थ्रू किनशिप, ठीक है, रिश्तेदारी होती थी उनकी आपस में। एंड उनका जो डिवीजन ऑफ लेबर था, डिवीजन ऑफ लेबर का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो मेल मेंबर्स हैं उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी एज कंपेयर टू फीमेल मेंबर्स। ठीक है, तो इट वॉज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। बच्चे अगर छोटे तो ऑब्वियसली बात है उनको हंट करने तो नहीं भेजा जाएगा, इतनी सोच समझ तो इंसानों में शुरू से है। और अगर मर्द अगर हंट करने जा रहे हैं तो फीमेल्स को बोल दिया जाएगा कि आप जंगल वगैरह जाकर जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या जो प्लांट्स हैं, जैसे प्लांट्स अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह दे रहे तो आप उनको जाके कलेक्ट करो। तो यानी कि हंटिंग का काम हो सकता है कि मेल का हो तो हुआ करता होगा और फीमेल्स का गैदरिंग का काम हुआ करता होगा। अब जो गुड्स एक्सचेंज होते थे, जैसे एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर विद इन द कम्युनिटी विद इन द बैंड ऑल्सो कुछ जो लोग हैं वो कुछ एनिमल्स वगैरह का शिकार कर कर आए, लेकिन आज उनको नॉनवेज नहीं खाना है, आज वो गोश्त नहीं खाना चाहते हैं। तो जो लोग गैदर कर कर लाए हैं किसी भी प्लांट को, प्लांट डेराइव प्रोडक्ट को, जैसे फ्रूट्स वगैरह, पत्तियां हो गई, रूट्स हो गए, स्क्रब्स हो गए, श्रब्स हो गए, तो उनको वो एक्सचेंज करते थे। एंड ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड था इट वॉज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी जैसे इट इज़ अ काइंड ऑफ कि लेन देन का मामला है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर है। यहाँ पर किसी का कोई कमर्शियल एक्सचेंज नहीं है, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आप बार्टर सिस्टम की तरह, जैसे आपने किसी को कुछ दिया, सामने वाले से आपको कुछ मिल गया, लेकिन ये प्रॉपर बार्टर सिस्टम नहीं है क्योंकि वो फिर कमर्शियल एक्सचेंज हो जाता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पर जो गुड्स होते थे, मतलब जो इन्होंने मार रखा है एनिमल वगैरह को या जिसको कलेक्ट कर रखा है, तो हंटिंग और गैदरिंग के बेसिस पर जो भी गुड्स ये कलेक्ट करते थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर उन गुड्स का आदान प्रदान होता था। अब पुराने ज़माने के अंदर जो ये बैंड्स थे, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा एक सिंगल पर्सन नहीं था या नंबर ऑफ पर्सन ऐसे नहीं थे, ठीक है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को ओन करते थे कि जब वो परमिशन देंगे राजा महाराजा की तरह ये एक्ट कर रहे हैं और फिर बाकी लोग तभी उन रिसोर्सेज को टच कर सकते हैं, तभी खा सकते हैं। यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था फॉर्मल गवर्नमेंट का, ठीक है, कोई फॉर्मल या परमानेंट लीडर्स भी नहीं थे, कोई पावरफुल चीफ्स भी नहीं हुआ करते थे जैसा कि आज की कॉम्प्लेक्स ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसलिए राइटर आपको ये बता रहे थे कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ आज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आज की हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो पुराने ज़माने के पेलियोलिथिक एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, पेलियोलिथिक एज से जुड़े हुए और प्री हिस्टोरिक एज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे थोड़ी सी अलग हुआ करती थी हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटीज़। जो बिहेवियर होता था मेंबर ऑफ द ग्रुप्स का, इट वॉज नॉट रेगुलेटेड बाय फोर्स। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, वो खुद से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे, बिकॉज सारे लोग मानते थे, उनका यकीन था और वो इज्जत करते थे अपने रीति रिवाजों की, परंपराओं की, और उनके अंदर एक सोशल एटिकेट भी था, ठीक है, एक मैनरिज्म भी था। अब दोस्तों कुछ जो हिस्टोरियंस हैं ना, वो जो पेलियोलिथिक एज के हंटर्स एंड गैदरर्स हैं उनके बारे में एक प्रकार का एक स्टीरियोटाइप भी होल्ड करते हैं। स्टीरियोटाइप एक ऐसी बिलीफ होती है जहाँ पर आप मनगढ़ंत एक कुछ भी चीज़ सोच लेते हो और उसके बेसिस पर आप पूरे एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी को जज करते हो, एक इंडिविजुअल्स के ग्रुप को जज करते हो, मतलब एक इंडिविजुअल को नहीं, उसकी पूरी कम्युनिटी को आप जज करते हो। तो हिस्टोरियंस भी हैं तो इंसान ही, तो उनका एक स्टीरियोटाइप ये है, उनका ये मानना है कि हंटर्स एंड गैदरर्स की जो लाइफ थी वो ना स्ट्रगल भरी जिंदगी थी। उनके जीवन में कॉन्टिन्यूस एक स्ट्रगल रहता था कि अगर वो सुबह
कोई शिकार कर कर नहीं ला रहे हैं, कोई गैदर कर कर नहीं ला रहे हैं, तो सारे मेंबर्स खाएंगे कैसे? तो सर्वाइवल को लेकर उनका स्ट्रगल था। और उनके पास बहुत कम या ऑलमोस्ट नाम मात्र के बराबर समय हुआ करता था फ्री टाइम, जहाँ पर वो कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ कर सके। जो मटेरियल डिज़ायर्स और जो वांट्स थी पेलियोथिक ज़माने के इंसानों की, ठीक है, वो काफ़ी लिमिटेड हुआ करती थी। और जितने भी वो चीज़ें यूज़ करते थे, मतलब उनकी जो भी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर, वो जो स्टोन टूल्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो खाने को जमा करने के अलावा पूरे दिन बस उनका संघर्ष इसी बात में बीतता रहता था कि खाना हमें कलेक्ट करना है, चाहे वो गैदरिंग कर कर आए, चाहे वो हंटिंग कर कर आए। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते थे और उनका कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल, जहाँ पर उनके पास कोई भी फ्री टाइम नहीं है, ये उनकी सबसिस्टेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखते हुए एक स्टीरियोटाइप आता है हिस्टोरियंस के मन में, ठीक है। लेकिन हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं जब उन्होंने इनफ फूड अटेन कर लिया होता था, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो जब पेलियोलिथिक एज से न्यूलिथिक एज की तरफ इंसान जाते हैं और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, और जब उनके पास इनफ फूड हो जाता है, तब उन्होंने लेजर एक्टिविटीज़ करने का बारे में सोचा। जब वो गेम खेलते थे तब वो फ्री टाइम बिताते थे, पेंटिंग वगैरह करते थे, ठीक है, और दूसरी अन्य एक्टिविटीज़ के बारे में सोच पाते थे। लेकिन एथनोग्राफिक एविडेंस हमें ये शो करते हैं कि आज के जो मॉडर्न हंटर गैदरर्स हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी सिर्फ हैंड टू माउथ वाली नहीं है, कि मतलब बेसिकली हैंड टू माउथ मतलब मेहनत करना है, हाथों से किसी जानवर को मारकर पकड़कर लेकर आना है, या फिर कुछ गैदर करने हैं प्लांट बेस्ड और ट्री बेस्ड प्रोडक्ट्स, और फिर खाना है उनको। तो यानी कि स्ट्रगल भरी ज़िंदगी नहीं है। उनके पास इनफ टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, ताकि वो आराम से सो सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, ठीक है, खेल कूद कर सकें, और अल्टीमेटली रिलैक्स कर सकें। तो ये एक डिफरेंस है आज के मॉडर्न हंटर गैदरर्स में और पेलियोथिक एज के जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे उनमें। एक जो कॉमन व्यू है हिस्टोरियंस का वो ये भी है कि हंटिंग गैदरिंग करने वाले जो इंसान थे प्री हिस्टोरिक एज के अंदर, ठीक है, उनका एक मोड ऑफ सब्सिस्टेंस जो था वो काफ़ी इनएफिशिएंट था, ठीक है। मतलब जीवन को चलाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो उनके पास डेली बेसिस पर अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फूड, यहाँ पर उसको डिनोट करके बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को क्वेश्चन करा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दिस मोड ऑफ सब्सिस्टेंस एंड इट्स कंटिन्यूशन। जो आज भी हमें ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, उनकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं जो पुराने ज़माने के पेलियोथिक एज के जो हंटर्स एंड जो गैदरर्स हैं उनसे डिराइव्ड है। एथनोग्राफिक स्टडीज़ हमें ये शो करती हैं बड़े सारे जो हंटिंग गैदरिंग जो ग्रुप्स हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। उनको पता रहता था कि इतनी जल्दी हम एरिया चेंज नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा बचा बचा कर हमें चलना है, ऐसा नहीं कि जो भी मिला सब कुछ खा डाला। और कॉन्शियसली दे प्रैक्टिस सेंसिबल रिस्ट्रेंट, कि हमें थोड़ा सा कम खाना चाहिए, थोड़ा सा बचना चाहिए, रिसोर्सेज की थोड़ी सी किल्लत हो रही है, जानवरों का आप कम शिकार करना चाहिए हमें, या फिर एक जानवर को मार दिया तो उसके फ्लैश को थोड़े दिन तक चलाओ, ठीक है। तो वो ये काम इसलिए करते थे, यानी कि राइटर आपसे ये बोल रहे कि पुराने ज़माने के इंसानों में भी थोड़ी सी सूझबूझ समझ और अकल थी कि वो रिसोर्सेज को कंजर्व करना भी जानते थे, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल होता है ना, स्केयरसिटी, ठीक है, हमेशा स्केयरसिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर। ये चीज़ इंसान उस ज़माने के जानते थे, पहचानते थे। मॉडर्न जो हंटर गैदरर्स हैं उनके पास अच्छा खासा मात्रा के अंदर खाना जो होता है अवेलेबल होता है, ठीक है, और वो गैदर करके भी अपना गुजारा कर लेते हैं, गैदरिंग करके भी, हंटिंग ना भी करे तब भी उनका गुजारा चल जाता है। तो ये चीज़ हमें ये मतलब ये जो एनालिसिस है ये हमें ये सजेस्ट करती है कि हंटिंग को, जैसे हम ये जो पूरी टर्म यूज़ करते हैं हंटर्स एंड गैदरर्स, ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो हंटिंग वाले पार्ट पर होता है। इसको स्कॉलर ज़्यादा ओवर एम्फोसाइज करते हैं, और गैदरिंग वाले पार्ट को कंप्लीट तरीके से निगलेक्ट कर दिया जाता है कभी कभार, जब हम हंटर्स गैदरर्स का इस वर्ड का, हंटिंग गैदरिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कंक्लूजन है इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि हम इसके बेसिस पर सबसिस्टेंस पैटर्न को समझ सकते हैं कि जो पुराने ज़माने के जो लोग थे उनका सबसिस्टेंस पैटर्न
जो आज के ज़माने के लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनसे कैसे अलग है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात ना, जेंडर रूल्स और जेंडर रिलेशंस की भी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू पेलियोलिथिक सोसाइटीज़। आज के मॉडर्न जो हंटर गैदरिंग कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर मर्द क्या करते हैं, वो शिकार करने जाते हैं, और जो औरतें होती हैं वो जानवरों को मारने नहीं निकलती हैं, बस वो फूड को गैदर करने निकलती हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर है जो कि ऐसा स्टोरीज के द्वारा माना जाता है, जो कि पेलियोलिथिक टाइम में, प्रीहिस्टोरिक टाइम में भी एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन अगर प्लांट फूड की बहुत ज़्यादा डाइटरी इंपॉर्टेंस होती है, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि औरतों का एक बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, पेलियोलिथिक कम्युनिटीज़ के सबसिस्टेंस पैटर्न में। क्योंकि आप हर टाइम पर नॉन वेजिटेरियन फूड को नहीं खा सकते हो, हर टाइम पर एनिमल्स हो सकता है आपको मिले बिना हंट करने के लिए। तो प्लांट बेस्ड जो फूड है, जो कि एक डाइटरी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, और अगर गैदरिंग का काम औरतों का था, तो औरतों ने पेलियोलिथिक कम्युनिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसिस्टेंस बेस्ड था कि जीवन व्यापन होगा कैसे, जीवन का गुजारा कैसे होगा, इंसान क्या खाएंगे, इसमें औरतों ने, इसका मतलब फिर अहम भूमिका निभाई हुई है अपनी। ठीक है। जो आर्टिस्टिक, सोशल और कल्टिक, जैसे हम जो बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कल्ट्स की, ठीक है, जिनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है, इन सब चीज़ों की जो इम्प्लीकेशंस थी वो प्री हिस्टोरिक आर्ट में हमें देखने को मिलती है। मॉडर्न जो हंटर गैदर जो थे, वो अपने आप को मानते थे एक पार्ट ऑफ द लार्जर वर्ल्ड ऑफ नेचर, क्योंकि वो ये देखते थे कि दुनिया में सिर्फ हम अकेले नहीं हैं इंसान, और भी जीव जंतु हैं, अवेलेबल हैं। और ये उन्होंने कैसे पता लगाया, उनका डेली बेसिस पर इनके साथ इंटरेक्शन रहता था। कुछ एनिमल्स को तो वो बड़े आराम से मार देते थे, उनको हंट कर लेते थे, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स को मारते हुए उनकी जान भी चली जाती थी। तो एनिमल्स, प्लांट्स और अलग अलग जो टोपोग्राफी होती हैं, जो जोग्राफिकल लोकेशंस होती हैं, उनको कुछ इंसान डेफिनेटली अपना दोस्त समझते होंगे, और कुछ को दुश्मन समझते होंगे, किन और फो, या फिर इसको आप फ्रेंड और फो भी कह सकते हो। और वो वर्शिप भी करते होंगे कुछ कुछ एनिमल्स की, क्योंकि उनके पेंटिंग उन्होंने जो केव वॉल्स हैं वगैरह उन पर बना रखी है। ठीक है। तो उनको रिचुअल्स की तरह मानते होंगे हंटिंग एक्टिविटीज़ को, या फिर कुछ जानवरों को। अब जो मॉडर्न हंटर गैदरर्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के साथ भी उनका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, कॉन्टैक्ट होता है। तो राइटर आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इट वुड बी अ मिस्टेक टू अज्यूम कि प्री हिस्टोरिक जो लोग थे उनकी आइडेंटिकल बिलीव्स थी, एक जैसी बिलीव्स थी। सब लोगों की सोच विचार ऑब्वियस ही बात है। जैसे साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हमें यह बताता है कि किसी भी जो दो इंसानों की पर्सनैलिटी कभी सेम नहीं हो सकती है। तो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग व्यूज़, अलग अलग बिलीफ सिस्टम होल्ड करते होंगे उस ज़माने में भी। लेकिन ये पॉसिबल है डेट देयर वर सम ब्रॉड सिमिलैरिटीज़, जो कि सबसिस्टेंस बेस में देखी जा सकती है आज के हंटर गैदरर्स में और पेलियोलिथिक एज के, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज के हंटर गैदरर्स में। ठीक है। तो ये एक छोटी सी प्यारी सी एनालिसिस हमने यहाँ पर कवर करी कि ज़िंदगी के अलग अलग नुमाइंदे क्या थे हंटर्स एंड गैदरर्स के, जो कि पेलियोलिथिक एज से बिलोंग करते थे। ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉक्स है, फूड रिसोर्सेज नाउ एंड व्हेन, इसको हम अगले लेक्चर में जानेंगे दोस्तों। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।